गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी रिफ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन दोनों के वीडियोस हम आपको चैप्टर वाइज अपलोड कर चुके हैं। लगभग इसके हम 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे ऑप्टिक्स और प्लस आगे फिजिक्स आपको समझ में आती रहे। वीडियो नंबर 7 में मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने दिया था आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT न्यूमेरिकल्स जो कि मल्टीपल टाइम बोर्ड में रिपीट किए गए थे। वो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स नहीं थे, वो स्पेशल न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और आज हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन में जो एक चीज़ पैदा हुई थी जिसको हम बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम आज के इस टॉपिक में टच करेंगे। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हम लोगों को ये बात मालूम है कि कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो जो लाइट की वेलोसिटी होती है यानी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक घनत्व। आपको मालूम है कि जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो तरह तरह के एटम्स और उन एटम्स के मिल करके मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में एटम बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत ताकत से पास पास जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। और उसका जो मीडियम होता है, माध्यम जो होता है, वो डेंस होता है, यानी वो सघन माध्यम होता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। और जिस भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स यानी अणु दूर दूर होते हैं उनको हम लिक्विड भी कह देते हैं। और इनका जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो सॉलिड की तुलना में, ठोस की तुलना में कम होता है, तो इनको हम रेयर मीडियम कह सकते हैं। और अगर हम एयर में आ जाएं तो एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर क्या है? एक गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हिंदी में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए ये सबसे रेयर मीडियम होते हैं, यानी हिंदी में विरल माध्यम होते हैं। तो लाइट अगर सघन माध्यम में इंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। अगर उससे विरल में एंट्री करेगी स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे विरल में जैसे एयर है यानी हवा है, और निर्वात यानी वैक्यूम है, उसमें क्या होगा? उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट यानी किसी भी प्रकाश की जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स यानी ये निर्भर करती है किस पर? अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी किसी भी लाइट की जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है वो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। यानी किसी भी मीडियम में जो प्रकाश जाता है उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशिक घनत्व कितना है। अगर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट का डेविएशन यानी लाइट का विस्थापन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो लाइट का विस्थापन उसकी कंपेयर में कम होगा। तो इसी को जो ऑप्टिकल मीडियम होता है या जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, हिंदी में प्रकाशिक घनत्व जो होता है किसी भी माध्यम का, उसी को हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल n से इसको हम व्यक्त करते हैं। अब अगर हम इसमें कंडीशंस को समझें तो जैसे मान लीजिए कंडीशन नंबर 1 है कि कोई भी जो मीडियम है, कोई जो मीडियम है, अगर उस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है, क्लियर? किससे? आपकी लाइट से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर मोर डेविएशन होगा। मोर डेविएशन का मतलब जो प्रकाश का अपवर्तन होगा यानी रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब समझ लीजिए जैसे कि ये मीडियम कैसा है,
रेयर है और ये मीडियम कैसा है, डेंस है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है। रेयर मीडियम को मान लो एयर ले लें और डेंस में हम ग्लास ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये इंटेंस रे है, हिंदी में आपतित किरण, इसको आप समझ चुके होंगे। जहाँ पर ये इस सरफेस को टच करेगी वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्लियर। अब लाइट को जाना कैसे चाहिए, लाइट को जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। लेकिन लाइट क्या करेगी कि जो ये मीडियम है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी n, वो क्या है, ज़्यादा है। मीडियम का n क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में ये लाइट नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाएगी, यानी ज़्यादा मुड़ जाएगी। यानी जो एंगल r होगा बहुत कम होगा और जो एंगल I होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसको हमने वीडियो नंबर 8 में रिफ्रैक्शन में आपको समझाया है कि व्हेन द लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इफ़ द n of the medium is lesser, clear, than 1, then less deviation। तब डेविएशन कैसा होगा, तब डेविएशन कम होगा। यानी कि कंडीशन में ये हो गया कि ये हो गया हमारा मीडियम। ऊपर मीडियम कैसा होगा, ऊपर मीडियम डेंसर होगा, ठीक है। और जो नीचे जहाँ लाइट जाएगी वो लाइट जाएगी रेयर मीडियम में। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं कांच, ग्लास, और यहाँ पर ले लेते हैं हम एयर यानी वायु यानी हवा। ये क्या है, इंटेंस रे है, हिंदी में आपतित किरण है। ये क्या है, अभिलंब है यानी इंग्लिश में नॉर्मल है। अब ध्यान देना, लाइट जाना कैसे चाहिए, ऐसे, और लाइट जा कहाँ रही है, डेंस से यानी भीड़ से। कहाँ जा रही है, खाली प्लेस पर, यानी रेयर मीडियम में, हिंदी में विरल माध्यम में। तो मानी सी बात है, लाइट क्या होगा, इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देखो कि जो लाइट जानी चाहिए, लाइट के पाथ से ये जो डेविएशन है कैसा है, कम है। और अगर टोटल डेविएशन की बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो वो डेविएशन कितना है, ज़्यादा है। तो और ये क्या है, एंगल ऑफ आई है। तो यानी कि हम यहाँ पर ये समझें कि अगर किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या जिसको आप ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हो, प्रकाशिक घनत्व, वो ज़्यादा है, तो प्रकाश का जो डेविएशन होगा कहाँ से, अपने नॉर्मल पाथ से, वो ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में अपवर्तनांक कम है, तो प्रकाश क्या करेगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, लेकिन अपनी नॉर्मल कंडीशन से बहुत दूर नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन से बहुत दूर चली आई थी। तो अगर आप नॉर्मल को लेके चलोगे तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद, हिंदी में अपवर्तन के बाद, अभिलंब, ये जो लाइन है नॉर्मल, अभिलंब यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो कम है, तो जो हमारी लाइट होगी वो इस नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये दो कंडीशंस आते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करने के लिए। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। किसी भी मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशिक घनत्व कितना है, सरल भाषा में वो मीडियम प्रकाश की स्पीड को कितना कम या कितना ज़्यादा कर रहा है, यही उसका अपवर्तनांक यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वो गुण होता है जो प्रकाश की गति को कम या ज़्यादा कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। और इजी डेफिनेशन बनाएं तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which change the velocity of the light, a speed of the light is known as its refractive index, उसी को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अपवर्तनांक को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फिलहाल आप सभी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, सभी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, बट खुशी होती है आप लोगों को देख करके। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को देख के खुशी होती है। आप लोग जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है, क्योंकि मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ और अपनी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। बाकी हमारी मन की जो फीलिंग्स हैं वो आप लोग अच्छे समझते हैं, मुस्कुराइए नहीं। अब देखते हैं टॉपिक को, ठीक है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ मेज़र, ये मापन होता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी कम हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई। तो सरल भाषा हम कह सकते हैं कि प्रकाश की गति का मापन किसी मीडियम में, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि लाइट किसी एक मीडियम से
जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये सेपरेटर हो गया। हिंदी में बोल सकते हैं जो दो माध्यम के बीच की एक काल्पनिक रेखा होती है। तो मान लेते हैं कि ऊपर हमने एयर ले रखा है, ये हमारा क्या है, पहला माध्यम है, और नीचे हमने ग्लास ले रखा है, तो ग्लास क्या है हमारा, ये दूसरा माध्यम है। ये क्या आ रही है, ये हमारी लाइट आ रही है। आती हुई लाइट को इंग्लिश में इंटेंस रे कहते हैं, हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। जहाँ पर ये सरफेस को टच करती है उसको हम नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। फिर ये लाइट, अब चूँकि एयर कैसा है, रेयर मीडियम है, हिंदी में विरल है, ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है, हिंदी में सघन है, तो क्या होगी, लाइट को जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन सघन का मतलब भीड़ वाले इलाके में है वो, तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये हो गया एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल, और ये हो गया एंगल आर यानी रिफ्रैक्शन एंगल। अब अगर हम इसको अपवर्तनांक के फॉर्म में शो करें तो अपवर्तनांक क्या होता है, एन। लाइट कहाँ जा रही है, फर्स्ट मीडियम से कहाँ को जा रही है, सेकंड मीडियम में। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी पहले मीडियम में यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। पढ़ने की बात होती है तो ये दो तरह की होती है। अभी हम आगे समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दो तरह का होता है, तो पढ़ते कैसे हैं। लेकिन फिलहाल अगर कभी भी हमारी लाइट एक माध्यम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी माध्यम में जा रही है तो उसको हम 1 and 2 से शो करते हैं। जिस माध्यम से लाइट आती है वो पहले लिखा जाता है, और जिस मीडियम में लाइट जाती है उसको उसके बगल में लिखा जाता है। और इसको हम पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। क्लियर। आगे जब हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने का तरीका दूसरा होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम 1 and 2 से शो करते हैं। जो पहले लिखा होता है वही स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में ले ली जाती है, और जो पीछे लिखा होता है तो स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम हम लेते हैं। अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरह के होते हैं। क्या हुआ, थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं? चलिए खैर, जो भी हो रहा है, पढ़ाई में मज़ा होता ही कहाँ है ना। और तुम लोगों का मज़ा कहाँ आता है, जहाँ रस होती है। फिलहाल अगर लोगे तो यहाँ भी रस निकलेगा, अदरवाइज़ गन्ने में भी रस कहाँ होता है, उसको भी क्या करना पड़ता है, पेरना पड़ता है। तो माइंड को पेरो भाई। पेरना समझते हो ना, अंग्रेजी में बताएं, माइंड को ग्राइंड करो, हैं, क्रश करो, समझदार हो। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसी में हम बढ़ा देते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स यानी ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स को हम बोलते हैं आपेक्षिक, क्या बोलते हैं, आपेक्षिक, और हिंदी में क्या बताया था इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक। तो ये होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक और ये होता है सापेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक। दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। अगर कभी भी, सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट की, तो नॉर्मली हम लोग रहते कहाँ हैं, हम लोग रहते हैं एटमॉस्फेयर में, कि पानी के अंदर रहते हैं आप लोग। अगर आप में से कोई जलीय प्राणी है यानी एक्वेटिक एनिमल्स है तो मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, जितने भी हमारे एरियल एनिमल्स हैं जिनकी ज़िंदगी हवा में गुजरती है। अब हवा में पक्षी मत बन जाना, ठीक है, यानी। और हम लोग एम्फीबियन भी नहीं हैं, ये तो बायो हो गया। हम लोग एम्फीबियन भी नहीं हैं यानी उभयचर नहीं हैं कि हमारी लाइफ एक्वेटिक भी हो टेरेस्ट्रियल भी हो, यानी ज़मीन पर भी हम रहते हो पानी में रहते हो। तो हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन में। हमारे चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है यानी हवा का घेरा है। तो नॉर्मली लाइट कहाँ से आएगी, सन से आती है या किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सब्सटेंस से आएगी। तो वो कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है।
तो कभी भी अगर हम एयर से कोई लाइट आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है, तो जब उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक लेते हैं तो उसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? और जब लाइट किसी एक मीडियम से, हवा को छोड़ करके, एक्सेप्ट एयर की बात हो रही है कि लाइट मान लो ग्लास से आई वाटर में चली गई, वाटर से आई ग्लास में चली गई, यानी कांच से आई जल में चली गई, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंपेयर किया किसका, फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम से, तो ये क्या हो गया, सापेक्षिक यानी रिलेटिव। क्लियर? तो अगर हम अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्टडी कर रहे हैं कि लाइट एयर से आ रही है किसी मीडियम में, तो वो है फर्स्ट। और अगर लाइट एयर को छोड़ करके किसी मीडियम से आई, किसी और मीडियम में गई यानी माध्यम में गई, तो वो क्या है हमारा, रिलेटिव यानी सापेक्षिक। अब हम इनका डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें फर्स्ट की, तो इट इज द रेशियो of speed of light in air with ratio to other medium। यानी कि ये जो होता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसमें हम वायु में यानी एयर में उस लाइट की वेलोसिटी और जो जिस मीडियम में, जिस माध्यम में वो लाइट जा रही है, कहाँ से, हवा से जहाँ जा रही है, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के रेशियो को ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में अपवर्तनांक। लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, ए मीन एयर से यानी हवा से, कहाँ जा रही है, डब्ल्यू मीन वाटर में यानी पानी में जा रही है। तो अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो स्पीड की बात आ रही है, तो पहले कौन लिखा हुआ है, एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी प्रकाश में, वायु में प्रकाश की चाल, बटे लाइट गई कहाँ, वाटर में, ये दूसरा मीडियम यानी माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, अगर लाइट एयर से यानी वायु से किसी मीडियम यानी दूसरे माध्यम में जा रही है, तब जो अपवर्तनांक बनता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी प्रकाश की चाल वायु में और प्रकाश की चाल किसी और माध्यम में, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लाइट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। लाइट कहाँ से आई, एयर से, कहाँ गई, वाटर में, तो जहाँ से लाइट आई तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल, बटे लाइट गई कहाँ, वाटर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि जल में प्रकाश की चाल। इसी के अनुपात को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसका अगर हम फॉर्मूला भी लिखना चाहें, पहले इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ए, ये हो गया एन, ये हो गया डब्ल्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किससे दिखाते हैं, सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर क्या हुआ, कोई मीडियम हो गया, तो किसी मीडियम में लाइट की चाल कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। क्लियर? और हमको मालूम है कि जो c होता है यानी लाइट की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो कभी भी अगर हमसे आपेक्षिक अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला होगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, और लाइट की वेलोसिटी एयर में, और अपान लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में, यानी प्रकाश की चाल हवा में और प्रकाश की चाल जिस माध्यम में लाइट गई उसी के अनुपात को हम ये कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कितनी होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं हम इस रिलेटिव यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक को। और यहाँ पर हमें एक बात और याद रखनी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लें, तो द स्पीड ऑफ लाइट
इज मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा होता है किसमें, इन एयर या वैक्यूम में, यानी प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वायु में या निर्वात में, ठीक। और सबसे जो कम होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज वेरी लो इन सॉलिड, जिसमें से हम कह सकते हैं डायमंड, यानी हवा में प्रकाश, सॉरी डायमंड यानी हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि जो डायमंड हीरा होता है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशिक घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब हम समझते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में ही बताया था कि सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि अगर लाइट एक्सेप्ट, यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट लाइट comes from एयर एंड वैक्यूम, यानी अगर लाइट एयर और वैक्यूम को छोड़ करके, यानी वायु और निर्वात को छोड़ करके किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में आती है, तो उस दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रथम मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक से जो अनुपात बनता है उसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हिंदी में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी लाइट आ रही है कहाँ से, लाइट आ रही है वाटर से, जा कहाँ रही है, ग्लास में। तो अगर हम इन दोनों माध्यम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें तो पीछे कौन है, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कौन है, वाटर, ऑफ वाटर। ठीक, इसको पढ़ते कैसे समझ लीजिएगा। जो पीछे होता है पहले उसका नाम लेते हैं। एन मीन अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी मीन ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू मीन वाटर। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जी मीन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हिंदी में जी मीन ग्लास, ग्लास मीन कांच, कांच का अपवर्तनांक, डब्ल्यू मीन वाटर यानी जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, पीछे का अपवर्तनांक आगे के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसी में, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें तो NWG, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम एयर लेते हैं, यहां पर आपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं निकल सकता। क्लियर। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक जब लेते हैं तो वहां पर जो मीडियम पहले होता है उसमें प्रकाश की चाल बटे दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम आपेक्षिक के बजाय सापेक्षिक निकालते हैं यानी किसी के कंपेयर
सेंटर में, तो हमेशा पीछे वाले मीडियम का यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पहले रखेंगे और पहले मीडियम का अपवर्तनांक बाद में रखेंगे। अगर दूसरे ढंग से हम समझना चाहें, मान लेते हैं एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है। लाइट कहाँ से आ रही है, जी मीन ग्लास से आ रही है, कहाँ को जा रही है, डी मीन डायमंड में यानी हीरे में जा रही है। तो अगर हम इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे तो पहला माध्यम ये है फर्स्ट मीडियम और दूसरा माध्यम ये है, तो पहले इस माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी हीरे का अपवर्तनांक बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी मीन ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। तो डायमंड का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट मीडियम के या सेकंड मीडियम के अपवर्तनांक की तुलना करते हैं किससे, फर्स्ट मीडियम से। तो जहाँ भी तुलना यानी कंपैरिजन हो वहाँ पर रिलेटिव होता है। क्लियर? तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्टेड करते हैं। बने रहिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे। बाकी तो जानते ही हैं, एजुकेशन से बड़ी बोरिंग चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, क्योंकि 3 घंटे की मूवी देखते हैं, पूरा मज़ा हमें 5 मिनट के अंदर मिल जाता है, हीरो हीरोइन बाकी सब एसेट्रा एसेट्रा सारा मज़ा तो आप ले ही लेते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप लगाएंगे तो ज़िंदगी में मज़ा पाएंगे। तो जो भी फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करते हैं उन पर जाने से पहले एक बार हम फार्मूले के फॉर्म में एब्सोल्यूट यानी आपेक्षिक और रिलेटिव यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर से देख लेते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट यानी हिंदी में क्या बोला था हमने, आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो गया, एन, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। लाइट कहाँ गई, फर्स्ट मीडियम से कहाँ गई, सेकंड मीडियम में। तो जब भी हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड हमेशा फर्स्ट मीडियम की पहले लेंगे, यानी स्पीड यानी चाल, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी है, और उसके बाद सेकंड मीडियम लेंगे यानी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बात समझ गए? यानी जहां भी स्पीड की बात आएगी तो पहले मीडियम की वेलोसिटी यानी स्पीड पहले लेंगे और सेकंड मीडियम की बाद में लेंगे। लेकिन अगर बात आ जाए किसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हिंदी में सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मान लो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम है, ये क्या है, सेकंड मीडियम है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का पहले लिया जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। हिंदी में समझ लेते हैं, अगर कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और हम स्पीड की बात करेंगे तो हमेशा पहले माध्यम की स्पीड पहले लेंगे और सेकंड माध्यम की स्पीड नीचे लेंगे। और अगर हम अपवर्तनांक की यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लेंगे और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाद में लेंगे। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्टर्ब करते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। तो पहला है पेयर ऑफ द मीडियम या नेचर ऑफ द मीडियम। नंबर 1, नेचर ऑफ द मीडियम, यानी हिंदी में किसी भी माध्यम का जो स्वभाव होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू, की तुलना में, विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम,
डेंसर मीडियम। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर, यानी कि जो हमने माध्यम लिया है उसका स्वभाव कैसा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि मीडियम यानी माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है रेयरर। डेंसर होता है घना और रेयरर होता है विरल। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, रेयरर मीडियम का। रेयरर मीडियम में मान लो हम एयर ले लेते हैं, क्योंकि एयर कैसा होता है, रेयर यानी विरल होता है। और डेंसर में हम ले लेते हैं वाटर, वाटर यानी जल, कैसा होता है, एयर यानी वायु की तुलना में वो कैसा होता है, सघन होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि एयर के कंपेयर में जो वाटर होगा ये लाइट को, स्पीड को ज़्यादा कम करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर डेंस है यानी हिंदी में सघन है, तो ये प्रकाश को आसानी से निकलने नहीं देगा। और एयर कैसा है, रेयरर है यानी विरल है, यानी ये लाइट को आसानी से जाने देगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ एयर का, यानी प्रकाश को रोकने की ताकत जो होगी वो एयर की क्या होगी, वाटर से कम होगी, ज़्यादा होगी, तो वाटर से कम होगी। इसलिए किसी भी एयर यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के कंपेयर में, सघन के तुलना में हमेशा 1 से कम होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, सेम यही बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ऑफ, अब ले लेते हैं डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम का, विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, यानी हिंदी में ध्यान दीजिएगा, हिंदी में सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में। तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, सघन माध्यम का। तो सघन माध्यम, इसको डेंसर लिख लीजिएगा, डेंसर, डेंसर माने सघन। तो सघन माध्यम कौन ले लें, मान लो ले लेते हैं वाटर, और विरल माध्यम यानी रेयरर में क्या ले लें, एयर ले लेते हैं। तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। और हम बात क्या कर रहे हैं, एन की। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, ये वो गुण होता है जो प्रकाश की स्पीड को कम करता है, क्लियर, या बढ़ा देता है। तो अगर हम वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि वाटर जो है एयर के कंपेयर में लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम करेगा या कम नहीं कर पाएगा, तो मानी सी बात है कि वाटर जो है ये डेंस है, इसके मालिक्यूल्स पास पास हैं, लाइट इसमें धीरे आराम से नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी लाइट की स्पीड को कम करने की जो पावर है वो एयर कंपेयर में ज़्यादा है या नहीं है, तो ज़्यादा है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि किसी भी रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से कम होता है, और सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, क्लियर। क्योंकि जो सघन माध्यम होता है वो लाइट को, स्पीड को ज़्यादा कम कर देता है। तो जो लाइट की स्पीड को ज़्यादा प्रभावित करे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और जो कम प्रभावित करे उसका अपवर्तनांक कम होगा, क्लियर। कोई आपसे पूछे कि एयर यानी वायु और वाटर यानी जल दोनों की तुलना में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो दिमाग लगाओ कि लाइट हमारी आसानी से किस में चलेगी, एयर में चलेगी आसानी से या वाटर में। तो मानी सी बात, एयर में आसानी से चलेगी और वाटर में आराम से नहीं चल पाएगी। तो यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, किससे, एयर से। याद रहेगा हमेशा, जो लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम कर दे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। जैसे डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाती है, इसीलिए डायमंड बहुत चमकता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और एयर में लाइट सबसे आसानी से निकल जाती है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो याद भी रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डायमंड का, MD स्पेलिंग आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग ब्रिलियंट हैं, हम कई बार तारीफ कर चुके हैं, तो स्पेलिंग में आप लोग मत अटकिएगा। तो डायमंड का DIAMOND, डायमंड का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, मिनिमम, यानी सबसे कम होता है। स्पेलिंग में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आपके आगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, भैया नोट भी करते रहा करिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए भाई। जो आप लोग चैटिंग में मज़ा ले रहे हैं ना, उसके मज़े के बजाय इसमें मज़ा लीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। जो सेकंड फैक्टर है वो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी
ऑफ द मीडियम, यानी किसी भी माध्यम का घनत्व कितना है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी भी मीडियम की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कम या कितना ज़्यादा होगा। पहले हम समझ लेते हैं मीडियम को। जैसे कुछ मीडियम होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स बहुत पास पास होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, यानी हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। ये हो गया DENSER डेंसर मीडियम। क्लियर, यानी सघन माध्यम, सा घा और ना सघन माध्यम, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में ही। ऐसे आप हमको परेशान करते रहिए सर, अंग्रेजी भी बोलिए हिंदी बोलिए, कुछ दिन बाद क्या होगा, दोनों मामला उलझ जाएगा। फिर आगे समझ जा रहे हो ना, क्लास में कई बार कहा है क्या, गुम्बा लेके टहलेंगे। फिर सेकंड पे आते हैं, हंस लो भाई, सब लोग हंस लो, हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पढ़ना तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है कि नहीं। तो इसमें ध्यान दो कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो ये कैसा है, रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयरर। रेयरर माने विरल। अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी साइकिल या तुम्हारी मोटरसाइकिल, फिलहाल साइकिल कहाँ चलाते होगे, चलाते तो बाइक ही होते है ना, चाहे पैदल चलना पड़ जाए, लेकिन साइकिल तो हमारी इज्जत के खिलाफ हो जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी इज्जत बड़ी ऊंची होती है, क्योंकि बाप के पैसे पेश करना होता है ना। तो डेंसर मीडियम कैसा है, बहुत घना हुआ है, यानी मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत चिपके चिपके हुए हैं। रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं। तो दिमाग लगाओ कि आपकी बाइक या साइकिल यहाँ तेज चलेगी, यहाँ तेज चलेगी, तो मानी सी बात है यहाँ तेज चलेगी। क्लियर। तो जिस भी मीडियम का क्या, मीडियम की डेंसिटी घनत्व कम होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यानी अपवर्तनांक भी कम होता है। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं पूरा, अपवर्तनांक कम होता है। क्लियर। जैसे एयर यानी वायु की बात कर लो, या वैक्यूम यानी निर्वात की बात कर लो। और जिस भी मीडियम यानी माध्यम में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जो घना होता है, वहाँ लाइट आसानी से चल नहीं पाएगी, बाइक भीड़ में हमारी स्पीड से नहीं चल पाएगी। तो जितने भी डेंसर मीडियम हैं, जैसे हमारा वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, तो इन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी R जो होगा वो कितना होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब चूंकि ग्लास, इन सब की तुलना करें तो वाटर से ज़्यादा डेंस है ग्लास और ग्लास से डेंस है डायमंड, तो इन तीनों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसका होगा, वाटर का। वाटर से ज़्यादा किसका होगा, ग्लास का। ग्लास से ज़्यादा किसका होगा, डायमंड का। तो मोटी भाषा में एक ही लाइन में हमें ये बात समझ में आ गई है कि जिस भी मीडियम में घनत्व ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। जो भी मीडियम का घनत्व कम होगा यानी मीडियम विरल होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3। कॉपी भी करते रहा करिए भाई, सिर्फ इसको देखिए नहीं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, है ना। पॉइंट नंबर 3 अगर कहता है कि जो थर्ड पॉइंट है वो होता है कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट यानी प्रकाश का रंग कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम का अपवर्तनांक कैसा होगा, या मीडियम का अपवर्तनांक यानी हिंदी में, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी हमारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, रेड कलर की, हिंदी में तरंगदैर्घ्य। और वेवलेंथ किसकी सबसे कम होती है, वायलेट कलर की। इसीलिए खतरे का सिग्नल कौन होता है, रेड कलर होता है। क्यों, दूर तक सफ़र तय करता है। लेकिन जिसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी यानी आवृत्ति या तीव्रता कैसी होगी, कम होगी। तो बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता ज़्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। याद रखिएगा, लाल रंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यानी इंटेंसिटी सबसे कम है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो इंटेंसिटी होती है, हिंदी में तीव्रता जो होती है, वो वेवलेंथ के अपोजिट होती है। वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। हाँ, ये बुरा मान जाओगे, सर आपने हिंदी में तो बताया ही नहीं।
अंग्रेजी वाले बुरा मान जाएंगे, सर आप इंग्लिश में ही बता रहे हैं, हिंदी नहीं बता रहे हैं। तो इंटेंसिटी को हम बोलते हैं तीव्रता या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। क्लियर। तो पॉइंट नंबर 1 कि लो वेवलेंथ लाइट हैव मोर इंटेंसिटी, यानी जिस भी लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी अपवर्तनांक होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जिन भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उनकी तीव्रता ज़्यादा होती है और उनका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है। क्लियर। जैसे बैगनी कलर यानी VOILET, वायलेट कलर का जो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है ये कम होता है और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाल रंग की तुलना में ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2 कि हाई वेवलेंथ लाइट हैव लेस इंटेंसिटी, यानी जितने भी प्रकाश का जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है वो हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो मोटी भाषा में हमें ये याद रखना है, या तो एक चीज़ लेकर चलो, या तो वेवलेंथ लेकर चलो तरंगदैर्घ्य, और या तो फ्रीक्वेंसी लेकर चलो। तो अगर हम तरंगदैर्घ्य को लेकर चलते हैं तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अपवर्तनांक वो हमेशा कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। जैसे याद भी रखिएगा, रेड कलर का वेवलेंथ लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा। और बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, ये सबसे कम होता है, यानी इसकी इंटेंसिटी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए बैगनी रंग हमारी आंखों पर ज़्यादा चुभता है और लाल रंग हमें दूर से दिखता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैगनी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो बैगनी रंग के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा रिफ्रैक्शन किसी ग्लास स्लैब के थ्रू हो तो क्या होगा। ग्लास स्लैब का मतलब होता है कांच का बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन किसके द्वारा, किसी भी कांच के बड़े टुकड़े के द्वारा। क्लियर। तो पहले रूल समझ लेते हैं कि व्हेन द रिफ्रैक्शन यानी हिंदी में अपवर्तन अकर्स यानी होता है थ्रू ग्लास स्लैब यानी कांच के टुकड़े से, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस या लाइट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट लाइट लिख देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में इंसिडेंस लाइट विल बी पैरेलल यानी हिंदी में समानांतर होता है टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट ब्रैकेट में इमर्जेंट लाइट। यानी कि अगर किसी भी ग्लास स्लैब से, ग्लास के टुकड़े से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जो आपतित किरण होगी वो अपवर्तित किरण के पैरेलल यानी समानांतर होगी। इसको हम पिक्चर समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लास का टुकड़ा है। क्या है ये है ग्लास स्लैब, कांच की एक मोटी सी पट्टी है। एक लाइट इस पर ये आई, ये लाइट क्या है, इंटेंस रे है, हिंदी में आपतित किरण है। और ये क्या है इसका, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल यानी अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। तो ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी उसको हम आई बोलेंगे, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में आपतन कोण। अब ये क्या है, ग्लास है,
और लाइट आ कहाँ रही है, एयर से, जा कहाँ रही है, ग्लास में। तो एयर कैसा होता है, ये होता है रेयर, यानी हिंदी में विरल होता है। और जो ग्लास है ये कैसा होता है, डेंसर, यानी हिंदी में कैसा होगा, सघन होगा, यानी इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। तो लाइट कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, यानी विरल से सघन में। तो मानी सी बात है कि लाइट को जाना ऐसे चाहिए, लेकिन लाइट क्या करेगी, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ध्यान दो, हाँ या ना। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, आर है। अब जब लाइट यहाँ से फिर वापस कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया नॉर्मल। अब ध्यान दीजिएगा कि लाइट क्या होगी, लाइट ये क्या है, ग्लास कैसा है, डेंस मीडियम सघन है, और लाइट जा कहाँ रही है, रेयर मीडियम में, एयर में। तो लाइट अब क्या करेगी, जाना तो चाहिए मान लीजिए लाइट को ऐसे, लेकिन लाइट अब जाएगी ऐसे। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर, यानी कि अपवर्तन कोण, इसको भी आप कह सकते हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आती हुई लाइट थी ना, अगर इसको हम ऐसे ऐसे लेके जाएं, ध्यान दीजिए, ये देखिए, तो ये जो प्रकाश आ रही है ऊपर से और ये जो लाइट ग्लास से मुड़ करके बाहर निकली है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं, स्नेल का रूल आपको मालूम है, साइन आई अपान साइन आर। अगर स्नेल का रूल नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर 8 में हमने आप लोगों को रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़ाया है। उसमें अपवर्तन के नियम में नियम नंबर 2 में हमने आपको स्नेल्स रूल समझाया है। तो साइन आई अपान साइन आर। तो अगर कांच कहाँ और लाइट कहाँ जा रही है, एयर से कांच के टुकड़े से बाहर निकल रही है, तो वहाँ पर साइन आई अपान आर की जगह पर साइन ई हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश आपतित हुई है, इंटेंस हुई है ग्लास पर, वो जब बाहर निकलेगी तो जो रे निकलेगी वो इस इंटेंस रे के पैरेलल ही जा रही है। ध्यान दो, ये हमने दिखा कि लाइट ऐसे जाना चाहिए, तो पैरेलल ही तो जा रही है। तो जब भी कभी लाइट किसी भी ग्लास स्लैब पर, किसी भी कांच के पट्टी पर, टुकड़े पर गिरती है, तो वो लाइट अपने इंटेंस रे के यानी आपतित किरण के पैरेलल यानी समानांतर निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कांच की दशा में जो आई होता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक किसी भी मीडियम में कैसे चेंज होता है, अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक किन किन फैक्टर्स पर, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो मेरा वही पुराना रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी देर तक जितने भी महारथी मेरे साथ बने रहे उन सभी को दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद है। मगर आप लोग जितना मज़ा लेते हैं चैटिंग में, उतना मज़ा आप लीजिए थोड़ा पढ़ाई में, तो शायद आपका भी भविष्य बन जाएगा। बाकी तो मैं हमेशा आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ कि मेरे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो इस चैनल को देखने वाले बच्चों के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स सब इसी में जुड़े हुए हैं, है ना। और बाकी तो ठीक है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। टाइम निकाल लीजिएगा, दिल करेगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन।